सबसे पहले तो मैं पूज्य स्वामी नारायण जी के चरणों में नमन करता हूँ और मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा जब मैंने उनके बारे में पढ़ा कि सोचिए 1781 और 61 जब वो जी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा इस बात को पढ़ के कि आप सोचिए 18th सेंचुरी में उन्होंने ये बात करी कि वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो मेरा इसलिए भगवान स्वामी नारायण जी के चरणों में बहुत बहुत नमन कि उन्होंने इतनी सुंदर इतनी प्रोफाउंड बात सोची 18th सेंचुरी में, आज से 250 साल पहले उन्होंने ये बात करी। और ये भी एक सच है कि आज 250 साल बाद भी उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो उनका एक थॉट प्रोसेस था, ये लोग तो मैं कहता हूँ कि ये जो स्वामी हैं ये स्टेट्समैन हैं, मतलब फिलोसफर्स हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी है और जिनके ख्यालात अगर हम फॉलो करें, मेरे को कोई इसमें 1% भी डाउट नहीं है कि भगवान स्वामी नारायण की बातें अगर आज हम दुनिया में प्रचार करें और लोग उसको जिएं तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। तो इसलिए मेरा बहुत बहुत नमन भगवान स्वामी नारायण के चरणों में, अपने पूज्य गुरु जी के चरणों में, और जो हमारे दूसरे स्वामी जी हैं निष्काम जी, नीलकंठ जी, ध्यान स्वामी जी। तो मैं अपने दोस्त अनिल जेठमलानी का भी धन्यवाद करता हूँ, वो यहाँ पे अटर्नी हैं यूएस में, इमिग्रेशन के और आश्रम का भी काम काफ़ी करते हैं, जिन्होंने मेरे को यहाँ पर एक सेवा का मौका दिया और इंट्रोड्यूस किया। तो एक आप सोच रहे होंगे कि ये तो वकील है, तो वकील का क्या काम, मतलब क्योंकि वकीलों की जो रेपुटेशन होती है ना वो थोड़ी गड़बड़ होती है और मैं तो ये कहता हूँ ठीक ही गड़बड़ होती है, क्योंकि जब अच्छा काम करोगे तो अच्छी रेपुटेशन बनेगी। जो अच्छा करते हैं उनकी अच्छी होती है, जो अच्छा नहीं करते किसी भी प्रोफेशन में, तो कोई व्यक्ति या प्रोफेशन कोई अच्छा बुरा नहीं होता, उसको व्यक्ति अच्छा या बुरा बनाता है, ऐसा मेरा सोचना है। तो लेकिन ये ख्याल तो काफ़ी बहनों और भाइयों के दिमाग में आ ही रहा होगा कि ये वकील है तो पेरेंटिंग पे क्या बात करेगा, मतलब इसको तो कानून पे बात करनी चाहिए। तो दो वजह हैं उसकी, एक तो कानून इतना मुश्किल है और मेरे को इतनी अक्ल मेरे में नहीं है, और दूसरा मेरा एक अपना एक जो कहते हैं ना, मेरे से लोग पूछते हैं कि क्या प्रोफेशन है, तो मैं कहता हूँ प्रोफेशन तो मेरा वकालत है, लेकिन पैशन क्या है, जुनून क्या है, लाइफ का मिशन क्या है, लाइफ में करना क्या मज़ा क्या करके आता है, तो मैं कहता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे को मैं स्वामी नीलकंठ जी ने इतने इनकी मधुर वाणी से मैं सुन के इतना प्रभावित हूँ, जितनी भी मेरे को समझ आ रही थी, जिस्ट आ रही थी समझ थोड़ी थोड़ी, तो इनकी वाणी से मुझे सुन के लगा। और मैं इसमें थोड़ा सा बिलीव भी करता हूँ कि बात कैसे करनी है, एक सबसे बड़ा प्रश्न तो ये होता है कि बात कैसे करी जाए। तो कम्युनिकेशन स्किल जिसको हम कहते हैं, और बच्चों को भी जब हम पेरेंटिंग पे बात करते हैं, तो मेरे को एक आपसे मैं शेयर करता हूँ एक पर्सनल लाइफ, बिल्कुल हम सब भाई बहन हैं यहाँ पे, और मेरे को इतना मालूम है कि कुछ ऐसा नहीं कि मेरे को कोई ख़ास आता है या कुछ ज़्यादा पता है। आप अभी बातचीत में, हम आपस में बातचीत ही करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कोई मेरे को नई चीज़ मेरे पास नहीं है। मैं पहले ही आपसे, आप सबको वो सारी बातें पता हैं, ये मेरे को अच्छे से मालूम है, लेकिन फिर भी आज हमें उन बातों को दोहराने की, उन बातों पे चर्चा करने की ज़रूरत है, ये भी मेरे को लगता है। मैं आपसे पर्सनल शेयर करता हूँ कि मैं बचपन में ही मैं बड़ा एक खुशकिस्मत रहा कि मेरे जो पेरेंट्स थे, दोनों ही माँ बाप जो थे, उनका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो शुरू से ही हमें सत्संग में ले जाते, किसी स्वामी जी से मिलाते हमें। उस टाइम वो गीता प्रेस का कल्याण आता था, तो हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा, ये उनको पता था कि छोटे बच्चे हैं, इनको सत्संग में कितना इंटरेस्ट है, तो वो ये कहते थे कि खाली एक पेज पढ़ लो कल्याण में। वो जैसे हमारी मॉरल स्टोरीज सिविक में होती थी,
तो कल्याण के लास्ट पे स्वामी जी उसमें होता था सोचो समझो करो, तो एक कहानी के रूप में होता था। तो उनको लगता था कि ये जो छोटे बच्चे हैं, जब मैं भाई बहन हम थे, कि एक कहानी पढ़ लो, बस एक कहानी पढ़ लो। तो वो कहानी से वो क्या कहते हैं, जो इनिशिएट कर दिया, जैसे कहते हैं कीड़ा लग गया, तो वो एक अंदर वो कहानी पढ़ के ऐसा लगा कि हाँ ये बड़ी सुंदर बात है। तो वो कहानी पढ़ते पढ़ते वो, क्योंकि गीता के श्लोक सुनते थे, सुखमनी साहब में सुनते थे, तो वो एक जो रिदम में बात होती है, शायरी में, पोइट्री में जो बात होती है, तो वो शायरी में भी इंटरेस्ट शुरू हो गया कि थोड़ी कविता में कहीं भी पढ़ता था। गानों में तो हम सबका इंटरेस्ट रहता ही है, हम गाने सुनते हैं, तो गाने, शायरी। तो जो बात मैंने सीखी लाइफ में मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि जो फिलॉसफर 10 घंटे में बात कहता है ना, कई बार वो हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर से निकल जाती है और हमें ध्यान भी नहीं रहता कि उसने क्या बात करी है। लेकिन जो शायर होता है, पोएट होता है, कवि होता है, वो जो 30 सेकंड में बात करता है ना, वो अंदर तक सिस्टम में अंदर आ जाती है। तो हम कबीर पढ़ते थे, वाणी पढ़ते थे, कबीर दोहे के साथ तो हम सारे ही पैदा हुए हैं, सब बड़े हुए हैं। कबीर साहब जो लिखते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपन शीतल होए। देखिए कितने सेकंड लगे ये बात कहने में, कितने सेकंड लगे हैं। आप जरा घड़ी देखें कि कितने सेकंड लग रहे हैं ये बात करने में, कि कम्युनिकेशन स्किल। मैं अभी हार्दिक बता रहे थे आपको कि मैं हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड में भी पढ़ा, ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ा, लेकिन मेरे को ये लगता है, एंड आई फील प्राउड एंड हैप्पी टू शेयर, कि इतना अच्छा फार्मूला कम्युनिकेशन स्किल पे आज तक किसी ने नहीं दिया है जितना कबीर साहब ने दिया है। कितना सिंपल सा फार्मूला है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपन शीतल होए। तो जब मैं ये शायरी पढ़ता था तो सिस्टम में आ जाती थी। तो शायरी पढ़ते पढ़ते एक मैंने और शेर पढ़ा जो कबीर साहब ने भी कहा है, हर रिलीजन में ये बात आई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सब में हर फिलॉसफर ने ये बात करी है, हर सूफ़ी ने ये बात करी है, क्या कबीर, क्या नानक, क्या रूमी, कि दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन, स्वामी जी ने भी ये बात करी है कि प्रेम है। प्रेम, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। यहाँ पोथी पोड़ पड़ जग मुआ और पंडित भया ना कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। कितनी सुंदर बात है। देखिए वो सुनते थे तो लगता था वाकई बड़ी अच्छी बात है, कितनी प्रोफाउंड बात है उन्होंने करी है। पोथी पढ़ पढ़, ही सेज कि आप स्कॉलर, चाहे आप 100 डिग्री लगा लो अपने पास, MBBS, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, जितनी मर्जी डिग्री लगा लो, आप पंडित नहीं हैं। पंडित से उनकी मुराद थी अच्छे व्यक्ति, जिसका समाज में कंट्रीब्यूशन है, जो समाज में नॉलेज, ज्ञान, खुशी बांट रहा है, वैसा। प्रोफेशन में अगर मैं वकील हूँ तो आप मेरे को वकील कर लोगे, प्रॉब्लम आएगी तो। डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास हम चले जाएंगे, बट वो महान या अच्छा व्यक्ति बना है, जैसे स्वामी जी नीलकंठ जी समझा रहे थे, ऐसा बना है, ऐसा बोलना आता है क्या उसको? तो स्वामी वो है, उसने कहा पंडित वो इंटेलेक्चुअल को, बुद्धिजीवी हम उसको कहेंगे जो ऐसी बात करता है सुंदर, जो प्रेम से बात करता है। अब दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, मैं आपको जो बात कर रहा हूं, मैंने कहा था मैं खाली विचार साझे करूंगा। सेम डॉक्टर, आप देखिए किसी डॉक्टर को मिलके बड़ा मजा आता है, आपको लगता है डॉक्टर साहब से मिलके अच्छा लगा, और एक डॉक्टर एक कंप्यूटर की तरह बता रहा है, अच्छा ये ले लो, ये ले लो, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, चलो। डॉक्टर दोनों ने सेम सब्जेक्ट पढ़ा है, एक डॉक्टर को मिलके बहुत मजा आता है, अपने को लगता है कि ठीक हो गया, एक डॉक्टर को लगता है कि इसे तो ऐसे गुस्से में बात कर रहा है। सेम वकील का, एक वकील के पास आप जाओ, आपको लगता है मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व, स्वामी जी धन्यवाद आपने अनिल जी से मिलवा दिया, जितना मर्जी टाइम लगेगा ग्रीन कार्ड में, सिटीजनशिप में, मुझे कोई उसका दुख वो नहीं है, कंसर्न, मेरे को अच्छी जगह पहुंचा दिया स्वामी जी, ये जो भी करेंगे अच्छा करेंगे अब। और एक वकील को आप मिलते हो तो आपको टेंशन रहती है, ये क्यों है? मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ और अपने आप से पूछ रहा हूँ कि ये क्यों होता है? डिग्री दोनों की सेम है, एक वकील को मिलके बहुत मजा आता है, तसल्ली हो जाती है, ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप नहीं मिली है, अभी नहीं मिली है, पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन मजा आ गया, स्वामी जी धन्यवाद, अनिल जी से मिले अच्छा लगा, हो जाएगा,
स्वामी जी ने कहा क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, हो जाएगा स्वामी जी, कोई चिंता नहीं। और एक को मिल के आपको टेंशन रहती है पता नहीं क्या होगा। तो ये सब क्या है? ये वही है, ये सारी वही बात है जो भगवान स्वामी नारायण ने हमने कही कि वैल्यू एजुकेशन, प्यार, प्रेम, अंदर से प्रेम। अब प्रेम भी अंदर से, वो कह रहे हैं अंदर का प्रेम, नकली प्रेम नहीं। नकली चलेगा नहीं, नकली का असर नहीं होगा, नकली का असर नहीं होगा, अंदर का प्रेम। तो जब ये बातें मैं पढ़ता था मुझे बड़ा मज़ा आता था, शायरी पढ़ता था मज़ा आता, क्योंकि ये अंदर तक छू जाती हैं। उसका रिजल्ट क्या हुआ? मैं पेरेंटिंग पे बात करते करते वहाँ पहले ये थोड़ी सी बैकग्राउंड, रिजल्ट ये हुआ कि मैं 16 साल का था स्वामी जी, 16 साल का मैं था। तो जब, क्योंकि प्रेम सबके लिए अब था, तो जब 16 साल का था मेरा हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो एक स्वामी जी जैसे एक भक्त और कंसर्न आदमी मिल गए। उन्होंने मेरे को एक शेर सुना दिया किसानों पे कि आज किसान की क्या हालत है। अल्लामा इकबाल का शेर है, जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। उन्होंने कहा अगर किसान आत्महत्या कर रहा है तो किसी का भी राइट नहीं है खाने को। तो मेरे को ये सुन के मेरे को झटका लग गया। यहाँ से मैं 50 साल पुरानी बात बता रहा हूँ और वो झटका आज तक भी मैं संभला नहीं हूँ। तो मैं दोस्तों को कह रहा, किसान आत्महत्या कर रहा है तो हम रोटी कैसे खा सकते हैं? जिसने बोया वो ही आत्महत्या कर रहा है तो हम रोटी कैसे खा सकते हैं? ये क्यों हो रहा है? तो फिर स्टडी थोड़ी शुरू की कि ये क्यों होता है। अब आ रही है पेरेंटिंग की बात। जब मैंने स्टडी शुरू की और दोस्तों से डिस्कस किया, स्वामियों से चरणों में बैठ के उनके सीखा, पूछा, तो हुआ ये कि जो भगवान स्वामी नारायण ने कहा था 250 साल पहले, उसको हम आज तक ठीक से दुनिया में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। वो कह रहे थे वैल्यू एजुकेशन, इंसान को, बच्चे को पहले इंसान बनाइए। इंसान अच्छा बन गया तो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो भी बनेगा, टीचर, वो अच्छा होगा। और इंसान अच्छा नहीं बना तो इंजीनियर तो बन जाएगा, अपने पुल के नीचे नहीं जाएगा। डॉक्टर तो बन जाएगा, उसको अपने घर वाले नहीं पूछेंगे। वकील तो बन जाएगा, वो वकीलों को बदनाम करेगा। तो जो भगवान स्वामी ने हमें कहा कि इंसान अच्छे बनाओ, जो गालिब भी लिखते हैं, बस के दुश्वार है हर बात का आसान होना, और आदमी का ही मैसर नहीं इंसान होना। इंसान कैसे बनाना है? वो जो शायर ये कहता है कि यूं तो है सदियों से आदमी का वजूद, आँख आज भी तरसती है आदमी के लिए। कह रहा आदमी दिखता ही नहीं है मुझे, आदमी दिखता ही नहीं है, मशीन और कंप्यूटर देखता हूँ मैं चारों तरफ। तो ये जब बात मेरे को समझ थोड़ी आई, अकल आई, तो फिर मैंने कहा इस पे कुछ काम करना चाहिए। तो जब मेरा बेटा अभी पैदा भी नहीं हुआ था, जब मेरे को खाली ये खबर आई कि घर में एक बच्चा या बच्ची आने वाली है, तो वैसे तो मैंने, आप सब ने ही गलतियाँ की हैं, कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, मैं भी गलतियों का पुतला हूँ, शायद मैंने आपसे ज़्यादा गलतियाँ की होंगी, लेकिन ये अच्छा काम मेरे को लगता हो गया। ये मेरे को लगता है कि भगवान स्वामी नारायण के आशीर्वाद से हुआ कि मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना शुरू कर दिया वकालत के साथ साथ, कि एक बच्चे को अच्छा इंसान, खुशनुमा इंसान कैसे बनाना है। मैं इसलिए भगवान स्वामी नारायण का बार बार धन्यवाद और नमन करता हूँ कि ये अक्ल आई कि इंसान कैसे बनाया जाए, एक बच्चा या बच्ची जो आ रही है। तो मैं आपको, मेरे को खुशी होती है ये शेयर करते हुए कि वो 9 महीने में जब तक बच्चा आया, मैंने इतनी स्टडी की चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पे, कि मैं पेरेंटिंग पे लेक्चर करता था। लोग कहते थे तू तो अभी बाप नहीं है, तू कहाँ से सीख के आया है? मैंने कहा ये मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ कि अच्छा इंसान कैसे बनाना है। ये बात मैंने आपसे इसलिए साझी की, ये इसलिए मेरे को लगता है कि स्वामी जी जब जब आदेश देंगे मैं यहाँ आता रहूँगा। तो आज मेरे को लगा कि आज इतनी सी बात हम ज़रूर करें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसका महत्व है। इस बात में मेरे को कोई शक नहीं है। अगर मैंने ज़िंदगी के 66-67 साल दुनिया में बिताए हैं और पब्लिक लाइफ में 50 साल से ज़्यादा बिताए हैं,
तो इस बात का तो आप मुझे बेनिफिट दे ही सकते हैं। वो वैसे बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज़ को मिलता है स्वामी जी, तो मैं भी एक्यूज़ की तरह नहीं, लेकिन एक दोस्त की तरह बेनिफिट मांग रहा हूँ कि इतना तो आप मुझे देंगे कि अगर मैं 50 साल से हूँ तो मेरे को कोई शक नहीं है कि हर माँ बाप, आप मेरे को बताइए, अच्छा आपने कभी कोई ऐसी माँ या ऐसा बाप देखा जो कहे कि मेरा बेटा खुश ना रहे, मेरे बेटे की सेहत अच्छी ना हो, मेरा बेटा कामयाब ना हो? कभी देखा ऐसा बात? बताइए, कभी सुना हो ऐसे माँ बाप का नाम? तो ये बात तो फिर पक्की है ना बिल्कुल, कि हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा खुश रहे, मेरे बेटे की सेहत अच्छी हो, मेरा बेटा कामयाब हो, मेरा बेटा जग में अपना नाम करे, मेरा बेटा वेल बिहेव्ड हो। इसमें कोई शक है क्या? है? बताइए ना, आप जब तक बातचीत नहीं होगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। है कि मतलब हर आदमी यही सोचता है कि मेरा बेटा तो बहुत चैंपियन बने, उसकी सेहत अच्छी रहे, वो खुश रहे, उसकी। स्वामी जी आप मुझे साथ साथ गाइड करते जाना, क्योंकि मतलब कभी सुना है स्वामी जी आप भी पब्लिक लाइफ में हो ही नहीं सकता। देखो मतलब आज तक आप देखिए, जब से सृष्टि बनी है, कभी कोई माँ बाप ऐसा हुआ ही नहीं होगा जिसने ये सोचा हो कि मेरा बेटा खुश ना रहे या सेहत अच्छी ना रहे या उसकी लोग तारीफ ना करें या वो सक्सेसफुल ना रहे। अब सवाल दूसरा ये आता है, मैं तो क्योंकि वकील हूँ ना, वकील तो जिरा करते जाते हैं, क्रॉस करते जाते हैं। अब स्वामी जी को भी पता लग जाएगा इसको आता कुछ नहीं है, ये खाली सवाल पूछता रहता है। तो तो मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे भी और अपने आप से भी पूछ रहा हूँ। एक छोटा सा सवाल मेरे को आप जवाब दे देंगे तो मेरे को लगता है मेरा काम आसान हो जाएगा। अब ये बात तय हो गई, हर व्यक्ति, हर माँ बाप ये चाहते हैं, माँ भी बाप भी, कि मेरा बेटा खुश रहे, मेरे बेटे की सेहत अच्छी हो, मेरा बेटा कामयाब हो, मेरा बेटा या बेटी दोनों, बेटे से मेरी मुराद बच्चा ही है। हाँ, बेटी को कैसे भूल सकते हैं हम? बेटी पे तो मेरे को और ज़्यादा प्यार आता है। मैं आपको सुनाऊंगा कुछ, थोड़ा बहुत मैं गाता भी हूँ, तो वो भी आपसे थोड़ा मन लगाएंगे कि बेटियों से तो और ज़्यादा प्रेम होता है बेटों से, और उसकी वजह ठीक ही होती है। तो अगर हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बच्ची खुश रहे, सेहत अच्छी रहे, वेल मैनर्ड हो, समय से सोए, समय से उठे, खेल में भी चैंपियन हो, डिबेट में भी चैंपियन हो, नौकरी भी अच्छी लगे, शादी भी अच्छी हो जाए, फिर उसके बच्चे भी अच्छे हों, तो लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? फिर ऐसा क्यों नहीं होता? ये थोड़ा मेरे को बताइए कि ऐसा क्यों नहीं होता। आजकल की मेरे को स्थिति इतनी, मतलब कितने माँ बाप आपको लगते हैं ऐसे हैं जो बच्चों से जिनका इतना प्रेम है कि बच्चे उनको दोस्त समझते हैं? कितने माँ बाप आपको दुनिया में लगते हैं? आजकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब अगर बच्चों का माँ बाप से कनेक्शन एक दोस्ती वाला नहीं होता तो ये प्रॉब्लम सारी आती है। और बच्चों, माँ बाप की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? अच्छा ये एक और चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि किसी माँ बाप के प्रेम में कमी रहती है? प्रेम तो भरपूर होता है, प्रेम में कमी नहीं है। आप कह सकते कि माँ बाप के दिल में प्रेम में कमी है? प्रेम में कमी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दिल से चाहता हूँ। ये तो सारे फिलॉसफर्स ने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश होते हैं माँ बाप और गुरु तरक्की पे। दुनिया में बाकी लोगों को हो सकता है जेलसी हो, लेकिन अपने माँ बाप को जेलसी थोड़ी होती है। वो तो बच्चे को खुश देख के उनको खुशी होती है। प्रेम तो कर रहे हैं वो, तो फिर हो क्यों नहीं रहा है? फिर हो क्यों नहीं रहा है? ये बच्चे सुनते नहीं हैं। एक बात तो आपने ये कही, बच्चे सुनते नहीं हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? अश्विन जी ने एक बात कही कि बच्चे सुनते नहीं हैं। एक बात तो ये आई सामने, और कोई बात कहीं बताएंगे? वहीं से बताइए ना, आप थोड़ी गपशप करें, मैं तो गप्पे मारने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। एक तो बताया कि बच्चे सुनते नहीं हैं, दूसरी कोई बात कोई और भी कोई बता सकते हैं? एक कोई, सब बच्चे एक तरह के नहीं होते। जिसको बोलना हो आंगली ऊंची करे उसको माइक मिलेगा। हाँ कोई नहीं, वैसे भी बता दे, माइक से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे पहुँच रही है आवाज़, करा रही है सबकी।
तो एक तो बच्चे सब एक जैसा कि नहीं होते और बच्चे सुनते नहीं हैं। कोई और वजह हो सकती है कि बच्चे खुश नहीं हैं और चैंपियन नहीं आते? और हाँ, ये हार्दिक, आजकल लाइफ बहुत बिजी हो गई है, तो पेरेंट्स भागदौड़ में बहुत रहते हैं। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे बने, लेकिन बिजी लाइफ में उनको बच्चों को जितना टाइम देना चाहिए, जितना प्यार देना चाहिए, उसमें कुछ कमी रह जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 चेयर्स पर हार्दिक ने बहुत सुंदर बात करी है कि चाहते तो सब हैं, लेकिन लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि पेरेंट्स के पास पूरा टाइम ही नहीं होता है। पेरेंट्स के पास पूरा टाइम नहीं होता। ये बात मेरे को बहुत दमदार लगी कि हार्दिक की, कि टाइम नहीं होता। चाहते तो सब कुछ हैं लेकिन टाइम नहीं होता। मेरे को, मैं आपसे कुछ किस्से शेयर करूँगा। मैंने ऐसे केस बहुत देखे जिसमें मेरे पास जो खासतर फादर हैं, मैं इधर ज़्यादा पहले तवज्जो करूँगा कि जो पेरेंट्स में माँ और बाप दो हैं, दोनों पेरेंट्स हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि फादर्स को इम्प्रूव करने का ज़्यादा स्कोप है। मदर्स को भी कुछ करने हैं रोल प्ले, लेकिन फादर्स का रोल मेरे को इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि मेरे को बहुत ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं फादर मेरे को कि ये तो मेरे को ना, वो स्वामी जी कहते हैं मेरे को ATM समझता है। ये एक नहीं, मैं इतने इतने ज़्यादातर कहते हैं मेरे को तो ATM समझता है। $100 देना, $50 देना, टिकट करा देना, ये करा देना। कह रहा हूँ वो तो, और मैंने कहा आप देते हो कि नहीं? कहते देता हूँ। मेरी 10 टिकट करा देना, मेरी 5 टिकट करा देना। मैंने मैच देखना है, मेरे दोस्त भी जाएंगे, मेरी 10 टिकट करा देना। मैंने कहा आप करा देते हो? कहते हैं करा देता हूँ। मैं कभी आपने ये कहा कि 10 क्यों डार्लिंग, 11 कराता हूँ ना, मैं भी चलता हूँ। कहते टाइम किसके पास है? तो मैंने कहा फिर आप ATM ही हो गए। फिर तो ATM तो आप खुद बन रहे हो ना, आप ATM तो खुद बन रहे हो। जब आप ATM बन रहे हो तो फिर वो ATM ही समझेगा। कितने दिन डिनर साथ करते हो? टाइम ही नहीं है अशोक जी, डिनर करने का भी टाइम नहीं है। साथ में ब्रेकफास्ट, लंच, वेकेशन वंस ए वाइल, तो टाइम कहाँ दे रहा हूँ? मैं पूछता हूँ कितनी बार, जब पैदा हुआ तो कितनी बार आपने इसकी बॉटम वॉश करी? किसके पास समय है अशोक जी? किसके पास समय है? और ये काम हमारा थोड़ी है, मम्मी करती है, नानी करती है, दादी करती है। तो ये सब मम्मी नानी दादी का है, बॉटम वॉश करना। आपने देखा होगा, ये सब आपको माताएं बहनें बैठी हैं कि बच्चों का प्रेम अपनी माँ से, नानी से, दादी से क्यों होता है? जिसने बॉटम वॉश की होती हैं, जिसने नहलाया होता है, जिसके साथ खेला होता है, उसके साथ प्रेम ज़्यादा होता है। तो मैं उस बुक में भी डील किया। पेरेंट्स को मैं कहता हूँ अब ये देखिए, ये फादर का रोल कहाँ से शुरू होता है। फादर का रोल इस बात से शुरू नहीं होता कि अब क्या करना है। हमारी सोसाइटी में फादर का रोल ज़्यादातर आता है जब बच्चे को सब्जेक्ट चूज करना होता है, गेम चूज करनी होती है। तो फादर बोलता है नहीं नहीं, आप ना साइंस करो, आप डॉक्टर बनो। स्वामी जी मैं बेटे को डॉक्टर बना रहा हूँ। अरे तुम क्या बना रहे हो? है? स्वामी जी उसको लॉ करा रहा हूँ, स्वामी जी वकील बनेगा। मुबारक हो स्वामी जी, मिठाई। उसको मैंने लॉ में एडमिशन करा दिया। स्वामी मैंने एडमिशन करा दिया, मैं वकील बना दूंगा। अरे डिक्टेटर हो क्या? एक बड़ी ज़रूरी बात, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये कहते हुए, होता तो मुश्किल है। वो कहते हैं कि उनको पता भी चले और वो खफा भी ना हो, इतनी एहतियात से कोई दिल की बात कैसे करे। तो है तो बड़ा मुश्किल फादर्स को बताना कि आप गलती पे हो, खासकर यंग फादर जो बैठे हैं। तो लेकिन ये ज़रूरी है, बच्चे मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल, चिल्ड्रन आर नॉट माई प्रॉपर्टी। आपने अक्सर फादर्स को सुना होगा, मैंने कह दिया ना, मैंने कह दिया ना। क्या आप डिक्टेटर हो? मैंने कह दिया ना। यू टेक हिम इन कॉन्फिडेंस कि बच्चे मेरे को ये लगता है, आप जैसे मर्जी कर लो। मेरे को लगता है कि साइंस, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? तो बच्चों से मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। मैंने कह दिया ना, मैंने कह दिया ना, ना मैंने कह दिया नहीं।
फादर का रोल मेरे हिसाब से तब से तय होता है, अगर मेरे से आप पूछें, तब से तय होता है जब से कंसेप्शन होती है। फादर का रोल कंसेप्शन से शुरू है, अगर आप ठीक से सोचें। अब इतनी जिम्मेवारी से जो रोल, तभी तो वो कहते हैं कि यूं तो है सदियों से आदमी का वजूद, आँख आज भी तरसती है आदमी के लिए, क्योंकि मैं जिम्मेवारी से फादर नहीं बनता हूँ, इसलिए सोसाइटी में प्रॉब्लम रहती है। मेरा रोल कंसेप्शन से शुरू है। आई एम नॉट टॉकिंग रॉकेट साइंस। ये मेरे को लगता है कि हर महिला को, हर पुरुष को पता है कि कंसेप्शन के बाद, बहनों को ये बात ज़्यादा अच्छी लगेगी, आप तो ताली बजा ही देना अच्छी होगी, तो कि जब कंसेप्शन होती है और जब बच्चा पेट में होता है तो उस टाइम माँ जितनी खुश रहती है बच्चा उतना हेल्थी पैदा होता है। ये बात सच है कि नहीं? तो ये फादर का रोल हो गया कि नहीं? एक बच्चा या बच्ची आने वाली है तो मैं अपनी धर्मपत्नी को खुश रखूं। इस बात को कितने आदमी सोचते हैं ये बताइए? हैं? सीरियस? सॉरी? सब सोचते हैं। सब सोचते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है आपने कहा कि सब सोचते हैं, सब सोचते हैं। आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है, कितने % सोचते हैं? हैं? देखिए, हैं? यही तो बात है अश्विन जी, यही तो सारी बात है। अब ये पूरी ढोल की पोल खुल गई, देखिए पूरी ढोल की पोल खुल गई। जो मैंने देखा वहां सबने ऐसे ही किया और इनको लगा कि सबने, और ढोल बहुत बजाते हैं। बिल्कुल ढोल बजाते हैं, ढोल की पोल पूरी खोल दी इन्होंने। तो वो डर के बोल ही नहीं रही कि नहीं नहीं कोई नहीं बोलता। तो ये आप सोचिए ये कितनी ज़रूरी बात है। तो ये हम इसलिए, क्योंकि ये बात एक चर्चा एक टॉक में ख़त्म होगी नहीं, ये बड़ी ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि हम आज फाउंडेशन पे जा रहे हैं। मेरे को भगवान स्वामी नारायण जरूर डांट देंगे कि अशोक ये बात क्यों नहीं करी जब मैंने तुम्हें ये भी सिखाई थी। जी हाँ, ठीक ठीक, आप अच्छी बात करें। तो बात ये थी कि जब तक खुश नहीं रहेंगे तो बच्चे का जो जन्म है, जो बच्चे की पर्सनैलिटी है, वो उसकी हेल्थ पे भी तो डिपेंड करती है कि नहीं करती? जितना बच्चा हेल्थी होगा उतना एक्टिव होगा। और आप देखिए अफसोस की बात, आजकल कितने स्वामी जी केस हैं, बिल्कुल दिल रो पड़ता है। ऐसे बच्चे हम देखते हैं कि कहते हैं बच्चा स्वामी जी पैदा ही हुआ तो उसके हार्ट में होल था। बताइए, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्यों आती हैं? ये प्रॉब्लम तभी आती हैं जब मदर हेल्थी नहीं होती या कोई लापरवाही हो जाती है। तो इसमें फादर का रोल है कि नहीं, आप खुद ही तय कर लें कि मदर हेल्थी रहे और बच्चा हेल्थी पैदा हो, सबसे पहले पैदाश से ही। इसलिए पेरेंटिंग का रोल कंसेप्शन से शुरू है, और कंसेप्शन के बाद, उसके बाद भी फिर जब मैं बच्चे की बॉटम वॉश करता हूँ, बच्चे को नहलाता हूँ, तो इंडियन सोसाइटी में तो लोग कह देते हैं अबे क्या बीवी की चमचागिरी कर रहा है ना, बीवी का तू गुलाम हो गया है। तो मेरे को भी लोग कहते थे मैं बीवी का गुलाम नहीं हूँ, मैं बच्चे का गुलाम हूँ, उस पर फिदा हूँ। जब मैं बच्चे को अच्छे से बॉटम वॉश करूँगा, नहलाऊँगा, उसको खिलाऊँगा, तो वो टाइम वाइफ को मिल जाएगा कुछ अपना काम करने का, कुछ रिलैक्स करने का, कुछ चैन लेने का कि अच्छा तो 15 मिनट आप आराम कर लो, जितनी देर मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। तो उसके बाद जब बीवी या माँ जब उसको बच्चे को देखेगी तो स्वामी जी कितनी फ्रेश होगी। उसको आपने सिर्फ 10 मिनट दिए कि अच्छा नहला देता हूँ मैं, तो आप तब तक कुछ गाना सुन लो, कुछ सत्संग सुन लो, कोई भजन सुन लो, कोई भजन गा लो। तो जब मैं बीवी को रिलैक्स कर रहा हूँ, अल्टीमेटली अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर रहा हूँ, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर रहा हूँ। ये बीवी का गुलाम नहीं बन रहा हूँ, ये बच्चे का गुलाम बन रहा हूँ। और बच्चे का गुलाम इतना प्यार उसको करना है। समाज में माहौल है बीवी का गुलाम बना दिया है, ऐसा सब समाज में बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं, हाँ पिता बोलते हैं, सब बोलते हैं, हाँ बहन बने भी बोलते हैं, हाँ, ये बीवी का गुलाम है, बताइए। बीवी को कुछ करने का नहीं, ऐसा है। हाँ, क्या नाम है आपका? आप बीती तो नहीं बता रहे ना, आप बीती तो नहीं है? नहीं, मेरी बीती भी है, सबकी, हमारी सबकी सेम तो है।
हाँ, ये आपने बिल्कुल दुखती रग छेड़ दी, मेरी नहीं समाज की। जब बोलते हो काम वाली है, उसको काम वाली करके रखो। देखो, ये आपने बड़ी, पेरेंट्स भी बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते आपने, बोलती है, भाई बोलता है, सब लोग बोलते हैं। देखिए स्वामी जी, आपने इतना अच्छा सच बोला है। सॉरी, क्या नाम आपका? सुरेश जी, आपने कमाल कर दिया। 3 चीयर्स फॉर सुरेश जी। आज सुरेश जी ने पूरी ढोल की पोल और भी खोल दी। वो कहते हैं माँ बाप भी बोलते हैं, सब बेटी और दामाद की सुनते हैं। बताइए, ये देखिए, बेटी बोलते हैं, अपन बेटी के लिए बहू बच्चे को घर बाहर निकाल देते हैं। देखिए कितनी सुरेश जी ने ये एक और दुखती रग छेड़ी। वो जो सास होती है, सास भी कभी बहू थी, आपने देखा ना, सास भी, वो सिर्फ, मैं ज़्यादातर केसेस की बात कर रहा हूँ, पूरे नहीं, पूरे समाज में एक्सेप्शंस भी हैं। ज़्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है कि सास स्टेज पे, वो रिसेप्शन होता है ना जब, तो रिसेप्शन पे वो सबको बताती है कि स्वामी जी अब ये हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो गई स्वामी जी। 2 दिन के बाद वही बहू और काम वाली बन जाती है। 2 दिन के बाद, बिल्कुल ठीक कहा, मेरे पे कोई लिखा है, 2 दिन के बाद इन्होंने ठीक कहा। 2 दिन के बाद वही सास, सुरेश जी 1 मिनट, 2 दिन के बाद वो, क्यों सीरियल क्यों बना सास भी कभी बहू थी? इसीलिए बना कि वो भूल ही जाती है। वो स्वामी जी को बोल रही है कि स्वामी जी आशीर्वाद देंगे, स्वामी जी ये हमारी बेटी हो गई, बहू नहीं, इसको तो हम बेटी समझते हैं। लेकिन घर पे जब आती है तो उसको कहते हैं तू अनोखी प्रेग्नेंट नहीं हुई, हमने 4-4 बच्चे पैदा किए हैं। घर पे वो उसको भाषण देती है सास फिर कि हमने तो 4-4 बच्चे पैदा किए हैं, तू अनोखी प्रेग्नेंट नहीं हुई। लेकिन जब उसकी बेटी प्रेग्नेंट होती है तो उसको पूछते हैं बेटे ये खाया? बेटी के आगे पीछे घूमते हैं। ये देख, बस कोई नहीं सुरेश जी, अब रख लीजिए, मैं जब पूछूंगा तभी, फिर थोड़ा रिदम नहीं दे। आपकी बात तो बिल्कुल पहुंच गई, कम से कम सासों तक तो पहुंच ही गई। ये आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट करी है, आपके लिए 3 चीयर्स, आपने बिल्कुल इंकलाब कर दिया है। और मेरे को इस कहने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मेरे को तो भगवान स्वामी ने ये बोला कि बेटा सच बोलना, झूठ बोलोगे तो इस पे मत चढ़ना। बहू, वही तो, बहू को बोलेंगे हमने 4-4 पैदा कर दिए, तू अकेली प्रेग्नेंट नहीं हुई, और बेटी को बोलेंगे बेटे कुछ खाया, इतना ये मत उठाओ, मीठा मत खाओ बेटे, भार मत उठाओ बेटे, मैं आ जाती हूँ, हफ्ता मैं तेरे पास रह जाती हूँ, फिर ये रह जाएगी। उसके लिए सारा, बेटी जो प्रेग्नेंट हुई है वो बहुत स्पेशल है, और बहू जो हुई है, बहू तो फिर कहीं है ही नहीं। वो ये भूल जाते हैं, अब मेरी कोई सासों से शिकायत नहीं है, वो ये भूल जाते हैं। अगर ये मैसेज है आप लोग सोसाइटी में शेयर करिए, और यूट्यूब पे हो रहा है, अच्छा है, वो ये भूल जाते हैं कि ये मेरी बेटी की सेवा नहीं कर रहा बेटा, ये नेक्स्ट जनरेशन का। सास ये भूल जाती है कि ये तो मेरी पोती है, ये तो मेरा पोता है। अगर मेरी पोती और पोते की ठीक परवरिश नहीं होगी, अगर मेरी बहू की ठीक खाली शादी मतलब ठीक से खातिर नहीं होगी, तो जो मेरा पोती या पोता पैदा होगा वो हेल्थी कैसे होगा? वो ये भूल जाती है, वो ये भूल जाती है। इसलिए मैं बार बार उस पर आ रहा हूँ, कंसेप्शन से शुरू हो गया। और जब बच्चा छोटा है, जब आज तो हम, मेरे को लगता नहीं 4-5 साल से ज़्यादा आगे निकल सकेंगे, जब बच्चा छोटा है उस टाइम कितने काम होते हैं। मैं इसलिए माओं को, बहनों को सलाम करता हूं, कितने काम होते हैं। वो खाना बनाते होते होते भी मल्टीटास्किंग में आदमी लोग इतने कामयाब नहीं होते। औरत कर सकती है, वो खाना भी बना रही है, उसको तड़का भी पता है कितना लगाना है, साथ में बच्चे की तरफ ध्यान भी है उसका, वो सारा काम कर रही है, हस्बैंड नहीं है सब। वो 1 मिनट में भाग के उसको भी कराएगी, फिर आ जाएगी गैस पे। उसको थोड़ा सा आराम मिले तो बच्चे का कितना ज़्यादा एक सहूलियत होगी, बच्चा कितना अच्छा पलेगा। इस बात को हमें ज़रूर सोचना है। और जितना बच्चा हेल्थी होता है, और ये भी शायद पता है, कई बार हम ये सोचते हैं, मैं बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाता हूँ, जब बच्चा पैदा हो गया और उसको, जब फादर्स को, मैं खासतर आदमी दोस्तों को कहता हूँ कि जब आप बॉटम वॉश करते हो, नहलाते हो, बच्चा ठंड में ऐसे होता है, झुड़कता है, तो जब बॉडी टच होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने खुद जो किया है, जग देखी नहीं। मेरा बेटा 92 में समझ लो कितने साल का हो गया, 9 साल का था। तो मैंने उसको बोला, मैं उसको नहला रहा था,
तो मैंने उसको बोला, वो बड़ा हो गया, तू नंगू मेरे सामने आता है, हैं? अब अपने आप नहाना। कहता पापा थोड़े दिन और। उसको मजा आ रहा था, क्योंकि वो फिर पाँव पे चढ़ता है, ठंड है तो आप नहलाते हो तो हक करता है, तो उससे बच्चे का प्रेम फादर के लिए बढ़ता है। उसको लगता है कि हाँ ये भी पेरेंट है। जो हम कहते हैं ना कि वहाँ एटीएम समझता है, वो एटीएम एक दिन में नहीं हुआ, वो एटीएम वहाँ से चल रहा है। क्योंकि मैं थोड़ा सा फिल्में भी बनाता हूँ, नाटक भी करता हूँ। आप सोचोगे नाटक ही तो कर रहे हो अब तक, और क्या कर रहे हो? तो एक नाटक आपको छोटा सा मैं करके दिखाता हूँ। वो बाप क्या करता है, अगर उसने खिला भी लिया, ज़्यादातर तो खिलाने का उसकी जिम्मेवारी नहीं है, अगर वो कर भी लेता है, और अगर सपोज उसने सूसू पॉटी कर दी और वो खिला रहा है, तो वो क्या करता है, माँ की गोदी में या नानी दादी जो पास होती है उसको कहता है, पकड़ पकड़ इसने क्या कर दिया। अरे क्या कर दिया, तूने नहीं किया था क्या कभी ये? तो जब वो कहता है पकड़ पकड़ इसने क्या कर दिया, वो अब देखिए ऐसे, वो ऐसे कर रहा है, पकड़ पकड़ इसने क्या कर दिया। जब वो ऐसे करता है तो वो देख रहा है, अच्छा पटक रहा है मेरे को। आप देखिए जरा, अंडरस्टैंड दिस साइंस, इट इज प्योर साइंस। बच्चे के सिस्टम में आ जाता है कि कैसे वो जब पटक रहा है। जब कुछ महीने का था, आप पटक रहे थे, और आज कहते हो मुझे एटीएम समझता है, क्योंकि आपने काम ही वो किया। वो जो हक करता है, जो बॉटम वॉश करता है, नहलाता है, पॉटी वॉश करता है, तो हक करता है, तो उसका प्रेम बढ़ता है। जो ह्यूमन टच से प्रेम बनता है, दिस इज अगेन नॉट रॉकेट साइंस, जितना ह्यूमन टच से, जो टच में एक प्रेम है, एक आत्मीयता है, जो एक रिलेशन बनता है, हम दोस्त बनते हैं। अभी मैं इनके साथ आ रहा था मुकेश भाई के, जब भी कोई बात होती थी तो हम प्यार की, तो ये मेरा हाथ पकड़, अरे अच्छा भाई अशोक भाई अच्छी बात करेंगे, अच्छा बात मुकेश भाई, मज़ा आ गया। तो नेचुरल हाथ पकड़ते हो। हम माँ बाप को मिलते हैं, दोस्तों को मिलते हैं, नेचुरल हग होता है, नेचुरल हग होता है। पेरेंट्स को मिलते हैं, दोस्त को मिलते हैं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ नेचुरल हग होता है। तो उल्टा भी ठीक है, जहाँ हग होता है वहाँ प्रेम होता है। इट इज एज गुड एज मैथमेटिक्स नाउ। जहाँ प्रेम होता है हग होता है, इसका मतलब जहाँ हग होता है वहाँ प्रेम होता है। तो जब मैंने हग किया ही नहीं, मैंने होल्ड किया ही नहीं, मैंने नहलाया ही नहीं, बॉटम वॉश करी ही नहीं, मैंने तो कहा पकड़ो पकड़ो, तो वो कहता है ओके एटीएम पकड़ो पकड़ो। इसलिए ज़रूरी है कि फादर जो हैं वो बच्चे को ये करें। मदर इन लॉ को मैंने बात कर ही ली ज़्यादा, कि कैसे जितना बच्चे का ध्यान रखेंगे, जितना बहू का ध्यान रखेंगे, मेरी नेक्स्ट जनरेशन को फ़ायदा होगा। मेरे को लगेगा मेरी पोती है, मेरा पोता है। जब अवार्ड मिलता है तब तो कहते हैं मेरा पोता है। तो ये चीज़ें मेरे को लगता है कि जितना जितना हम इसका ध्यान रखते हैं। और ये एक और बात, ये भी साइंस सबको पता है कि फर्स्ट फ्यू ईयर्स, 5 साल में स्वामी जी में पता है कि बच्चा पता नहीं 75% उसकी पर्सनैलिटी बन जाती। उस टाइम हम ध्यान ही नहीं देते। फिर हम कहते हैं इसकी, आप कहते हैं कि बच्चे सुनते नहीं। सुनना मैंने खेला कब उसके साथ, गाने कब गाए, कहानी कब सुनाई, जब जो छोटा था। ये आपको भी पता है, मैं आपको 1-2 किस्से अभी बताता हूँ। बच्चे को खिलौना नहीं चाहिए, एक भी खिलौना नहीं चाहिए, कॉस्टली तो बहुत दूर की बात है। बच्चे को खिलौना चाहिए ही नहीं। मैं आपको अभी साबित कर देता हूँ 1 सेकंड, क्योंकि वकील भी हूँ ना स्वामी जी, तो फिर वो आदत रहती है कि मैं लॉर्ड आई विल प्रूव। तो अब मेरे को लगता है स्वामी जी को बताऊँ या भगवान स्वामी को बोलूँ, भगवान स्वामी आई विल प्रूव, जो आपने सिखाया वो ठीक है। आप किसी शादी ब्याह में, किसी फंक्शन में अनजान बच्चे को, मैं अपने बच्चे को नहीं कह रहा हूँ, अनजान बच्चे को, किसी अनजान बच्चे को किसी शादी में आप उसको ऐसे कर दें, कोई बच्चा आपकी तरफ देखे ना कहीं, उसको ऐसे कर दें, किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे को, आप देख लो हर सेकंड बाद वो टेंट में से आपको ढूंढेगा। कोई खिलौना नहीं चाहिए, अटेंशन, सिर्फ अटेंशन, सिर्फ अटेंशन चाहिए।
खिलौना चाहिए ही नहीं। खिलौना तो हम आज इसलिए देते हैं कि माँ बाप सभी कहते हैं ये ले बेटा आईपैड, तब तक मैं खाना बना लूँ तो आज इसलिए देना पड़ता है। बच्चे को ज़रूरत नहीं है, वो आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपने खाना बनाना है तो आईपैड पकड़ा दिया। फिर आप कहोगे सुनते नहीं है, ये तो आईपैड से हट। आईपैड तो आपने ही डाली आदत, आईपैड की तो आपने डाली। किस एज में मैंने आईपैड देना ये मेरे को तय करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम वन फॉर टेक्नोलॉजी, बट कब देनी है, कितनी देर के लिए देनी है, ये तो मेरे को सोचना पड़ेगा ना। अब मैंने आदत ही ये बना ली, स्वामी जी हमारे परिवारों में ही कितने लोग ऐसे हैं, बच्चा खाना खा ही नहीं सकता जब तक आईपैड उसके हाथ में ना हो। तो ये क्या मैं कहूँगा, बच्चे सुनते नहीं हैं। मेरे को लगता है माँ बाप सुनते नहीं हैं, बच्चे तो बेचारे सब सुनते हैं, उनको तो भोले हैं, कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो खिलौना भी नहीं मांग रहा, वो तो वो गेम मेरे को खेलना है जो बच्चा खेल सकता है। आप उसके साथ ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, किस में क्या जा रहा है। अब पिताजी के पास तो टाइम ही नहीं है, वो ये नहीं सोचते ये गेम खेल के ही तो बनूंगा। कोई कहानी सुनानी, वो बच्चे को रोज कहानी एक सुनाते रहो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको तो ये होता ही नहीं है कोई नई कहानी सुनाओ ना, पापा व्हाट इज बोरिंग यू आर टॉकिंग। वो उस टाइम ये थोड़ी कहता है। मैं अपने एक्सपीरियंस, इसलिए मैं लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। वो मेरा बेटा था, मैं उसको राम श्याम की कहानी सुनाता था। हम वो पिक्चर आई थी ना राम श्याम, जो हमारी उम्र के उनको पता होगा, राम श्याम स्वामी जी ये कहानी ऐसी है, राम और श्याम की एक पिक्चर आई थी, उनकी शक्ल मिलती है राम और श्याम की। वो राम किसी को छेड़ के आता है तो पिटाई शाम की हो जाती है तो उसको मैं बेटे को सुनाता था ना, राम ने बड़ी शरारत करी, उसकी साइकिल की हवा निकाल दी और फिर वो चला गया। इतनी देर में जब तक वो साइकिल का ओनर आया, शाम वहाँ खेल रहा था, उसने शाम की पिटाई कर दी। क्या इतना मजा तो वो जो हम बातें कहते हैं ना बच्चों वाली बातें, तो उसको बच्चों वाली तो बातें चाहिए। वो कोई आपसे न्यूक्लियर बम की थोड़ी डिस्कशन कर रहा है, उसको कहानी भी नहीं चाहिए एक टाइम तक। हाँ एक टाइम आएगा जब वो कह देगा पापा इट इज बोरिंग। ये आपको पता है मैंने कब कहानी, कब स्क्रिप्ट चेंज करनी है, पूरा एक्टिंग करनी है उसके साथ पूरी। मैं आपको एक एग्जांपल, अगेन लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। मेरे को क्योंकि जैसे मैंने बताया मैंने स्टडी शुरू कर दी थी बिल्कुल, तो मैं अपनी सिस्टर के पास गया, वो पहाड़ों में रहती थी पिथौरागढ़ में। तो अब मैं तो खाली था, छुट्टियों पे गया था। वो मियाँ बीवी मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड जो थे जीजा हमारे, वो बिज़ी रहते थे, वो चले जाते थे। सिस्टर भी कभी खाना बना रही है, कभी ये कर रही है। वैसे भी लेडीज़ को होता है कि भाई आया तो मैं 4 डिश फालतू बना दूँ, और जेठ आता तो हो सकता है एक आधी कम बना दूँ। तो ये तो नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा डिबेट की बात नहीं, इसको हम हंस के बात कर सकते हैं। तो उसको होता था ये भी बना दूँ, ये भी बना दूँ, तो वो बिज़ी रहती थी खाने में, जीजा दुकान अपनी ऑफिस में। तो मैं वो 2 साल, उसकी एज पूरी नहीं हुई थी, 2 साल से कम थी, मुझे अच्छे से याद है। मैं सिर्फ उसके साथ खेलता था, कभी बिल्ली बन गया, कभी घोड़ा बन गया, कभी ये बन गया। आप मानोगे स्वामी जी मैं वहाँ हफ्ता भी नहीं रहा हूँगा। उन दिनों वकालत में बोझ विधि होता था तो मुश्किल से हफ्ता रहा हूँगा, 3-4 दिन रहा हूँगा। जब मैं वापस आया, आप मानोगे 2 साल की बच्ची इतनी चिल्लाई, वो कहती मेरे को मामू के साथ जाना है। 2 साल की बच्ची, वी हैड नो ऑप्शन। और तब तो वो इतनी कारें और सब सवारी तो होती थी नहीं, वो पुरानी बसें, जैसी भी बसें होती थी, आपको पता है इंडिया में जैसी चलती थी, कैसी 12-12 घंटे की जर्नी करके, और लोग वो उल्टी कर रहे हैं और सारा गंद और पता नहीं क्या क्या। तो मेरी सिस्टर कही इसको कहाँ लेके जाएगा, तू तो बस में आया और बस में जा रहा है। और मैंने कहा क्या करें यार, ये तो रो रही है। तो उसने भी दिल पक्का किया। मैंने कहा आपको आना ही है, हफ्ते बाद उसको आना था। कह रही मैं हम जा रहे हैं ना हफ्ते बाद, नहीं मेरे को तो अभी जाना, मामू के साथ ही जाना है। वो लड़की मेरे साथ आ गई। 2 साल की बच्ची माँ बाप को छोड़ के मेरे को मामू के साथ ही जाना। क्या हो गया, उसको प्रेम मिल गया, अटेंशन मिल गई। तब तक तो मेरी कोई स्टडी भी नहीं थी, चाइल्ड साइकोलॉजी पे कुछ पता ही नहीं था, बल्कि वो लड़की मेरी स्टडी बन गई। वो भी स्टडी बन गई कि मेरे को कुछ नहीं समझी। मैं कुंवारा था, ना मेरे को बाप का एक्सपीरियंस था, ना मेरे को साइंस का पता था। मैं तो खाली वो वकालत करता था।
लेकिन वो लाइफ टाइम लेसन मिल गया। वो लड़की मेरे साथ आई, हफ्ते बाद आप देखिए, अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई, जब मेरी सिस्टर आई वहाँ पे तो वो उसके पास जाई ना, वो बार बार खींचे, आजा बेटी क्या हाल है, क्या है, सब कुछ। मैं मामू के साथ खेल रही हूँ, माँ वो रोने लगी, कहती है मेरी बेटी मेरे पास ही नहीं आ रही है, क्या कर दिया तूने? मैं कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रेम किया है, और क्या किया? खिलाया, अटेंशन दी है, कभी ऐसे किया है, ऐसे किया है, घोड़ा बनाओ। तो जो बच्चे को जहाँ प्रेम मिलता है वहाँ अटेंशन मिलती है, वो बच्चा वहाँ हो जाता है। नाउ इट इज़ राइप, नाउ इट इज़ राइप। अब मैं खट से एक स्टोरी बता के आपको आज की बात ख़त्म करता हूँ। अब जब उसकी बच्ची हो गई जो मेरी भांजी है, उसकी बच्ची जब हो गई तो मेरी किस्म से पोती हो गई। तब तक तो मेरे को एक्सपीरियंस हो गया था, मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी भी पढ़ रही थी, अपना बेटा भी था और बच्चे भी थे सबके, तो तब तक तो मेरे को समझ आ गई थी, अकल आ गई थी कि बच्चों को कैसे करना है। जब उसकी बच्ची हुई कि अभी घर आती थी 1.5 साल की, 2 साल की, तो मैंने कहा प्रीशा क्या करना है? प्रीशा उसका नाम है, डांस करना है? हाँ डांस करते हैं। उसकी मम्मी तो कहेगी नहीं नहीं पहले मामू को चेंज करने दो। अब वकील आया कोर्ट से, बैंड उतारेगा, शर्ट चेंज करेगा, जूते उतारेगा। तो मैंने कहा अच्छा मामू बैंड उतारे, चेंज करे कि पहले डांस करना है? बच्चे का नेचुरल रिएक्शन होगा पहले डांस करना। नहीं नहीं मामू बाद में चेंज करना पहले। तो मेरी सिस्टर कहती नहीं नहीं पहले मामू को चेंज करने दो फिर बात करना। मैंने कहा जब तक मैं चेंज करके आऊँगा बच्चे का मूड बदल जाएगा। अभी उसका मूड है व्हेन आयरन इज हॉट। मैंने कहा अभी ये वक्त है एनकैश करने का और प्रेम करने का और उसको बताने का आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं कहता अच्छा चलो पहले तो मैं 45 डिग्री में बैंड लगा के काला कोट पहन के बच्चे के साथ डांस कर रहा हूँ। हुआ क्या उससे? हुआ उसका ये कि अब जब डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो उसको किसके साथ बैठना है? मामू के साथ बैठना। मामू के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठे। स्वामी जी देखिए आपको हंसी की बात लगेगी बट दैट इज द जिस्ट ऑफ दिस पेरेंटिंग। अब क्योंकि उसका प्रेम हो चुका है मामू से, अब वो कुछ ना कुछ शरारत करना चाहती है। उसने खीरा उठाया और मेरे को कहती मामू खीरे को ना पनीर में डिप करके खाओ। उसकी मम्मी कहती आप पागलों वाली बात कर रही हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं, उसका खेल है, उसको पागलों, उसको डिस्करेज मत करो। को पनीर लगा के क्या मेरे को कुछ गड़बड़ हो जाएगी? एक खेल है उसका, करने दो। मैंने खीरा पकड़ा, पनीर से डिप किया। ओह आई सेड ब्रिलियंट, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। क्यों? मेरे दिमाग में है मैंने सिर्फ एप्रिशिएट करना। अब देखिए कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। और ये इश्क नहीं आसा आग का दरिया है। जब बच्चे से इंडल्ज करते हो ना तो वो और शरारत करता है। जब मैंने पनीर में डिप कर दिया, अब उसने उठाया खीरा और कहती मामू अब इसको दाल में डिप करके खाओ। उसको तो खेल चाहिए। आप बोर हो सकते हो खीरे और इसमें, मैं बोर नहीं हुआ, बच्चा तंग नहीं हुआ। खीरे को उसने पानी में डाल दिया। मामू अब खीरे को ना पानी में ऐसे ना रोल करके खाओ। ओ मैंने कहा वाह वाह वाह, सच ब्रिलियंट आइडियाज। अब मैं उसको सुनाता हूं तो कहती नहीं मामू झूठ बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी किया होगा। मैंने कहा ऐसे ही किया था। अब सुनिए जो असली बात। शाम को हम जाते हैं घूमने, मैं उधर इंडिया गेट के पास रहता हूँ, तो वैसे तो दिल्ली में पोल्यूशन होता है, हम गाड़ी का शीशा नहीं खोलते। उस दिन अच्छा मौसम था, बारिश हो के हटी थी, ठंडी हवा आ रही थी, हमने खिड़की खोली रखी थी। वो बच्ची ने गाड़ी से अपना हाथ जब बाहर निकाला तो मैंने उसको बोला बेटे ऐसे गाड़ी से हाथ बाहर नहीं निकालते बेटे, चोट लग जाती है, हाथ अंदर रखो। ऐसे मैंने प्यार से बोला। बच्ची क्या कहती है? अब उस पर आपकी तालियां आने वाली है। जो बच्ची मेरे साथ रहती नहीं है, 4 साल की बच्ची मामू के घर में कितनी बार आई होगी? 10 बार आई होगी, 12 बार आई होगी, 15 बार आई होगी, मिली होगी किसी ना किसी में। 5 साल की बच्ची जो मेरे को 8-10 बार मिली है, सिर्फ मैं उसको लेक्चर कर रहा हूँ एक्चुअली में कि बेटे हाथ बाहर नहीं निकालते, चोट लग जाती है। पता क्या कहती? मामू आपकी बात को कौन मना कर सकता है, मैं तो ऐसा जिंदगी में नहीं करूंगी। ये देखिए, ये जवाब है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, सुनाने वाला चाहिए। उसको प्रेम था मामू से। मैंने कहा ये कहाँ से सीखा तूने जिंदगी जिंदगी? आप भी तो जिंदगी जिंदगी बोलते रहते हो कभी कभी।
कहाँ से सुना? ये लेक्चर था, एक्चुअल में तो ये लेक्चर था ना। और उस बच्ची को जो मेरे साथ रहती नहीं है, प्रेम, सिर्फ प्रेम, एप्रिसिएशन, आई एम विद यू, आई एम विद यू, वट एवर मे हैपन। अब ये नहीं कि वो शीशा तोड़ रही है, मैं कहूँगा शीशा बहुत अच्छा तोड़ती हो, नहीं, मैं समझाऊंगा बेटा चोट लग जाती है बेटे। लेकिन उसको मैंने रिजर्व रखा है इतनी पेशेंस से कि जब तक नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव नहीं करेगी मैं आइडिया नहीं दूंगा, तब तक मैं इतना खेलूंगा, कभी घोड़ा बन, कभी बिल्ली बन, कभी कुत्ता बन, कभी ऐसे कर, कभी ऐसे कर, कभी उसकी बचपनी की हरकतों पे ही खुश, क्या ब्रिलियंट आइडिया है, खीरे को पानी में डाल। तो एक्सेप्शनली डिस्ट्रक्टिव जब बच्चा होगा तब मैंने बस गाइड करना है, उससे पहले मेरे को गाइड या भाषण करना ही नहीं है। सिर्फ प्रेम करना है, सिर्फ प्रेम करना है, सिर्फ एप्रिशिएट करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और जेन्युइनली जहां अच्छा होगा, गाइड करने के मौके बहुत कम आते हैं पहले 5 साल में, और तब तक इतना प्रेम हो जाता है, और जब प्रेम हो जाता है तो फिर तो दे ईट फ्रॉम योर हैंड्स। देन आप हम सब नहीं करते थे क्या? आप छोड़ दीजिए बच्चों की बात, क्यों दोस्त आप बताइए, ये नहीं करते थे हम कॉलेज में? क्या करते थे? जिस दोस्त ने कहा चल लाइब्रेरी चलते हैं, चल छोड़ यार, ख्याल हमारे लाइब्रेरी जाने वाले दोस्त तो कम थे, चल यार क्लास मिस करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, चलो पिक्चर चलते हैं, चलो क्लास मिस करो, चलो। हम दिमाग नहीं लगाते थे। जहां प्रेम होता था दोस्तों में, आपस में दिमाग नहीं लगाते थे, रीजनिंग नहीं देते थे। ऐसे ही बच्चों के साथ जहां प्रेम इतना है कि दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो स्टेज जब मैं मिस कर देता हूं तो मैं खासकर बहनों से बात करता हूं कि आपको लगता है कि 14 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची आपसे पर्सनल बात शेयर करेगी अगर बचपन से प्रेम नहीं है? नहीं करेगी, नहीं करेगी। फादर से भी वो 13, 14, 15 साल में अपनी पर्सनल बात तब शेयर करेगी जब मैंने इतना प्रेम कर लिया है कि उसको लगेगा मदर इज फर्स्ट फ्रेंड और फादर इज फर्स्ट फ्रेंड, मैं उसमें कुछ भी कन्फाइन कर सकती हूँ। और नहीं करेगी तो क्या करेगी? ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड। फिर वो किसी सहेली से, क्रोनी से तब डिस्कस करेगी, वो पता नहीं क्या गाइड कर देगा, दोस्त या दोस्त, सहेली या दोस्त। उसको तो खुद को समझ नहीं है, उसकी तो अपने बाप से लड़ाई है, वो तेरे को क्या गाइड करेगा? या उसकी तो अपनी मम्मी से बातचीत नहीं होती, वो तुमसे क्या बताएगी? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं चाहता हूं कि बच्चे खास तरफ टीन एज में आस्ता आस्ता हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे, मे बी नेक्स्ट टाइम। स्वामी जी आज को हम थोड़ा वाइंड अप करें, कितने मिनट और आप बताइए? मैं तो हाँ ठीक, हाँ बस ठीक है। वो आप मेरे को 5 मिनट पहले ज़रूर घंटी बजा दिया करो, क्योंकि मैं तो गप्पी हूँ, बोलता चला जाऊँगा। मेरे को भी लगता है कि थोड़ा लंबा हो गया, तो ठीक है, हम अगली बार बात करेंगे इसको, और इसको हम चैप्टर 1 रख सकते हैं। तो ये जो बात है, जब मैं प्रेम इतना कर लूँ, ये बात, ये थॉट आप लेके जा सकते हैं आज कि मेरे को ATM क्यों कहते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे कामयाब हों, खुश हों, तो खुश क्यों नहीं है? 15-16 साल की बच्ची या बच्चा मेरे को फर्स्ट फ्रेंड समझता है कि नहीं समझता? क्या मैंने वो माहौल दिया है? क्या मैंने मिट्टी में इतनी खाद डाली है, इतना सब कुछ डाला है कि मैंने इतना पौधा ऐसा बनाया है कि नहीं बनाया? हमेशा एप्रिशिएट करना है, अच्छा एक्ट, मौका मिलते ही। क्रिटिसाइज नहीं करना, खासकर पब्लिकली। एज दे से फ्रेंड्स, प्रेज इन पब्लिक एंड गाइड इन प्राइवेट। प्राइवेटली गाइड करो और प्रेज पब्लिक। कंपैरिजन नहीं करना। हम 2-3 बातें करके हम अगली बार भी करेंगे, कंपैरिजन नहीं। खासकर फादर जो हैं वो मैंने देखा बहुत करते हैं। तेरी एज में तो हम ऐसे करते थे, मैं नौकरी भी करता था और साथ में पढ़ाई भी करता था, और तुम्हें तो घर बैठे पूरे फैसी चीज़ें मिल रही हैं ना। वो बच्चे सुनेंगे नहीं। मैं तेरे लिए ही सारा काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ कि ये बहुत फादर कहते हैं स्वामी जी, ये सारा मैं किसके लिए कर रहा हूँ? आपके लिए कर रहा हूँ। अरे तो एहसान कर रहे हो क्या? हैं? मैंने कह दिया ना, अब मैंने कह दिया ना, तुम क्या डिक्टेटर हो?
ये छोटी छोटी बातें तो बहुत ध्यान में रखनी है। डॉक्टर बना रहा हूँ स्वामी जी, अरे तुम क्या बना रहे हो? आप पूछो बेटे क्या इंटरेस्ट है आपका, देखो आपका क्या इंटरेस्ट है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, खुद एक्सपेरिमेंट करो बेटे, खुद एक्सपेरिमेंट करो, खुद सोचो। आजकल तो गूगल पे क्विक ऑफ माउस पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बेटा आप रिसर्च करो, आपका क्या मन है, मैं उससे पूछूं, अपनी इंपॉर्टेंट बातों में पूछूं, बेटे घर देख रहे हैं तुम्हें क्या लगता है किधर ले आना चाहिए, तुम्हारा क्या व्यू है। मैं अल्टीमेटली उसकी मानूं या ना मानूं ये भी ज़रूरी नहीं है, उसको मैं मौका तो दूं। डाइनिंग टेबल पे बैठ के बेटा आपको क्या लगता है किस सिटी में लेना चाहिए, आपको क्या लगता है ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है। बल्कि वो बच्चा इंटरफेयर के आपके तुम चुप रहो, तुम अभी छोटे हो, अरे छोटे हो यार, वो पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप कह रहे तुम अभी छोटे हो, तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। और सबसे ज़रूरी, मैं इसको बार बार रिपीट करूँगा, कभी भी बच्चे के सामने बहू सास को, सास बहू को क्रिटिसाइज नहीं करे। बच्चे के सामने तो मत कर लो, अकेले में कर लेना, बहनों से बात करोगे, जब बुराई करनी है तो कहीं कोने में कर लेना भाई, कम से कम बच्चे के सामने। हस्बैंड वाइफ की, वाइफ हस्बैंड की, किसी को नहीं करना है। ऐसे भी बहुत इशू आते हैं, हम डिस्कस करेंगे, हस्बैंड वाइफ का आपस में कुछ है तो बच्चे के सामने मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। बच्चा पूछ भी ले तो उसको कहना नहीं पापा भी अच्छे हैं बेटे, हमारे व्यूज डिफरेंट हैं, एट टाइम्स आवर व्यूज आर डिफरेंट, मम्मा भी अच्छी हैं बेटे। ये बहुत लोग करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत करते हैं, मैंने देखा। बहू की बुराई करना, इसकी ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बहू की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बेटे के दिमाग में एक गंदा बीज डाल रहा हूं, ये सोचना है मुझे, वो बीज मुझे नहीं डालना है। मैं डील करूं इशू को, बच्चे के दिमाग में नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चा मेरा वो अच्छा पौधा बनेगा कैसे। दिस इज बेसिक रूल, बेसिक रूल। जितने क्राइम होते हैं वो तब होते हैं जब बच्चे को प्रेम नहीं मिलता। स्वामी जी, जो बच्चे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं वो घर से बाहर रहेगा, घर से बाहर लेके वो कोई टेंपल में थोड़ी जाएगा, घर से बाहर रहेगा तो बियर पिएगा, ड्रग्स लेगा, कुछ भी करेगा। मैं घर में ऐसा माहौल रखूं, ऐसे तो बहुत घर हैं, मैंने देखा है, मैंने तो देखा है, बाप अंदर बेटा बाहर या दूसरे कमरे में, ना, ऐसा नहीं। मुझे इतना माहौल रखना है, आपस के इशू हैं मैं डील करूं, देयर इज नथिंग रॉन्ग। आई मीन वी आर इन ओपन सोसाइटी, हम आश्रम में बैठे हैं, हो सकता है डिफरेंसेस हो मदर इन लॉ के साथ, हो सकता है बहू ही गलत है, क्या पता बहू ही गलत है, लेकिन गलत भी है तो मैंने उसके सामने नहीं कहना है, अलग से डील करूं, अलग से समझूं। हस्बैंड वाइफ में कोई डिस्प्यूट है, अलग से, बेटे के सामने नहीं। उसको सिर्फ प्रेम 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 के अलावा कुछ ना दिखे जब तक वो एक थोड़ा मैच्योर नहीं हो सकता। हाँ, मैच्योर होगा तो वो तो पार्टिसिपेट करेगा ना, फिर उसको पार्टिसिपेट कराओ आप। लेट हिम से कि नो डैड यू आर रॉन्ग, नो मॉम आई थिंक यू आर अनफेयर टू डैड। लेट हिम से, लेट हिम मैच्योर टू दैट लेवल। आप उसमें मैच्योरिटी मत लाने की कोशिश करो, आप वो नफरत का बीज मत डालो, बेटा तेरी मम्मी ऐसी है, तेरी दादी ऐसी है, तेरी मम्मी पापा ऐसे, ना। मैंने तो सिर्फ प्रेम, मेरा जो सब्जेक्ट है प्रेम प्रेम प्रेम। लेट हिम एक्सपीरियंस इन लाइफ, लेट हिम अंडरस्टैंड, लेट हिम ग्रो, क्योंकि मेरा मेन पर्पस क्या है, ही शुड ग्रो एज ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। एक छोटे सी कहानी से ख़त्म करता हूँ बात। एक बार किसी ने ईश्वर को बोला कि हे ईश्वर, मैं तेरे इतने काम करता हूँ, इतनी मैं पूजा करता हूँ, हवन करता हूँ, लेकिन मेरे तू सारे काम उल्टे करता है भगवान, एक भी मेरी इच्छा पूरी नहीं करता। तो ईश्वर ने कहा कि तेरी बात ठीक है बेटे, तू मेरे को हवन तो बहुत कराता है, यज्ञ भी करता है और पता नहीं क्या क्या करता है, व्रत भी रखता है, लेकिन तेरी कर्म जो है ना, करतूतें तेरी, तू वो करता नहीं है जो मैंने कहा है। जो भगवान स्वामी नारायण ने करने को बोला है मैं वो नहीं कर रहा हूं, तो मैं कैसे कामयाब होऊंगा। तो उन्होंने कहा तू करता वो नहीं है, जो कर्म थ्योरी जो भगवान स्वामी नारायण ने भी बताई, पूज्य स्वामी जी भी कहते हैं, तू करता वो है जो तेरा मन करता है और होता वो है जो मेरा मन करता है। ठीक है, तो उसने कहा फिर स्वामी जी बताइए करना क्या है भगवान, मेरे को इलाज तो बताइए, गड़बड़ कहाँ हो रही है। कह रहा कुछ गड़बड़ नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर दे,
सब कुछ हो जाए। तो कहते क्या करना कि ये कर्मकांड छोड़ दे, जो तेरे को करना है कर, कोई दिक्कत नहीं है, जो तेरे को अच्छा लगता है, लेकिन काम तू वो कर जो मैं चाहता हूं, और फिर होगा वो जो तू चाहेगा। देखिए कितना सिंपल फार्मूला है। इच्छा सब पूरी होगी अगर मैं करूंगा वो जो भगवान स्वामी नारायण ने कहा है, जो उन्होंने कहा है अगर मैं करूंगा तो फिर होगा वही जो हम चाहेंगे। उनकी बात मान ले तो फिर कोई डिमांड करने की जरूरत ही नहीं है। सेम इज ट्रू अबाउट पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रन। मेरे को करना वो है जो वो चाहता है, बच्चा या बच्ची, फिर होगा वो करेगा वो जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं इसी सोसाइटी में, जितनी भी सोसाइटी की आप बुराई करो या आज बुरी हालत है, तभी स्वामी जी ने कहा कि इस पे बात करनी चाहिए। आप सोचिए कितने बच्चे ऐसे हैं जिस पे माँ बाप दे फील प्राउड। सोचिए जरा, ये प्रश्न आप लेके जाएं तो मेरे को लगता है कि प्रश्न काफ़ी है। और फिर क्यों नहीं है? अगर हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो, रोल मॉडल बने, लेकिन ऐसे बच्चे अगर आप कहीं गिनने बैठोगे तो ये 4 उंगलियों पे ख़त्म हो जाएंगे। जिस पे माँ बाप को, जिसको सोसाइटी पे गर्व हो कि ये है मेरा बच्चा, स्वामी जी ये है बच्चा, स्वामी जी ये आपका बच्चा। ये क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि हम वो कर नहीं रहे जो हमें भगवान स्वामी नारायण ने बताया है। तो चलिए आपसे चर्चा जारी रखेंगे। मेरा ईमेल आप नोट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। जो मेरा नाम है अशोक अरोड़ा और 2310 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। गिफ्ट भी भेज सकते हैं 23 अक्टूबर को, लेकिन गिफ्ट नहीं भेजना, ये तो मजाक की बात है, याद रखने के लिए काफ़ी है। अशोक अरोड़ा 2310। वैसे तो आश्रम में है ही, कुछ बुक्स भी हैं वो मैं आपको ईमेल कर सकता हूँ, हार्ड कॉपी भी हैं, जो पेरेंटिंग पे, जो वैसे मैं जो, और यूट्यूब पे मेरे लिंक्स हैं। खासकर अपने बच्चों को अगर आप ठीक समझें, आपको लगे कि इसमें कुछ मतलब की बात है, तो उनको मेरा नाम भी बताएंगे। तो बच्चों के लिए बहुत टॉक्स हैं, पेरेंटिंग पे भी है, उसमें मेरा नाम डालने से आपको दाढ़ी वाला अशोक अरोड़ा ये किया उसमें। तो बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से आप सबको प्रणाम करता हूँ, और फिर से भगवान स्वामी नारायण को, पूज्य गुरु जी को, स्वामी जी को, नीलकंठ जी को, स्वामी निष्काम जी को, इन एब्सेंशिया, बाकी सबको, और सब आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मुकेश जी को जो मेरे सारथी बन के, कृष्णा बन के आए, बहुत बहुत। और मेरे प्रिय मित्र अनिल जेठमलानी को जो आपके अटर्नी हैं, उनको बहुत प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जब बच्चों की बात आती है, तो ये मेरा कुछ शौक़ है। मेरे को लगता है हर बच्चे खुश रहें। मैं आपसे एक जोक शेयर करता हूँ। मेरे से कई बार लोग पूछ लेते हैं आपके बच्चे कितने हैं, मैं कहता हूँ मैंने तो गिने नहीं। कहते क्या मतलब? मैंने कहा मेरा बायोलॉजिकल तो एक बेटा है, लेकिन पूरे जहाँ जहाँ मैं बच्चों से बात करता हूँ, स्कूल कॉलेज में, वो सब अपने ही तो लगते हैं। सभी तो अपने हैं, सभी बच्चे अपने हैं। तो हम चर्चा जारी रखेंगे इस बात पे। और कभी आपको कुछ लगे कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी यहाँ है। मैं ज़्यादातर न्यूयॉर्क में होता हूँ, मैनहट्टन में, लेकिन न्यू जर्सी रेगुलर आता हूँ, आश्रम भी आता ही हूँ। जहाँ भी आपको लगे कि मैं किसी भी बच्चे की, पेरेंट्स की, मैट्रिमोनियल कपल्स में आपको लगे, एक इंडियन लॉज पे मैं फ्री लीगल एडवाइस हमारा ग्रुप देता है, कहीं भी आपको लगे कि मैं सेवा का कुछ पात्र बन सकता हूँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।